है या एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा उपकरण है जिससे आप अपने भविष्य को संवार भी सकते हैं और अपने भविष्य को खराब भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब कक्षा 8 में रहा था तो तब से मुझे फिल्में देखना और फोटोज़ खींचना बहुत पसंद था। घर में मतलब टीचर्स कहते थे पढ़ाई करो, मुझे फिल्में देखना पसंद था। फिर 8वें 9वें 10वें के बाद थोड़ी समझ और डेवलप हुई तो मुझे ये लगा कि ऐसी पढ़ाई करते हैं जिसमें फिल्में देखना ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। तो मैंने पत्रकारिता चुन लिया और स्नातक और परास्नातक और PhD फिर बहुत सारे समय फील्ड में रहा। तो मोबाइल फ़ोन आपके हाथों में है, ऐसा उपकरण है जिसका आप प्रयोग करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत भी उसी सक्सेस स्टोरी से करता हूँ। मेरे कुछ छात्र हैं, मैं पिछले 1.5 साल पहले, वैसे मैं 8 साल पहले बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ था, 1.5 साल पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने ज्वाइन किया और उसी बीच में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। न्यूज़ में देखा होगा। अब सोचिए ऐसा जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको मैं कैमरा या फिल्म, मेरा एक्सपर्टाइज है तो मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ने एक डिसाइड किया कि मैं अपने कि जो मोबाइल फ़ोन है इससे ही मैं कुछ करता हूँ। और मैं मज़ेदार बात बताऊँ कि ऐसे मेरे 2-3-4 स्टूडेंट्स हैं जो पिछले महाकुंभ में जितने भी अगर आप कभी महाकुंभ गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे, जैसे बहुत बड़े पंडाल थे, गंगा पंडाल या कलाग्राम जैसे बड़े पंडाल थे जहाँ पे पूरे भारत से बड़ी बड़ी बॉलीवुड से या कोई सिंगर इस तरह के बड़े लोग आए थे। उनकी जितनी भी ऑफिशियल रील्स थी वो हमारा विभाग ही बना रहा था और लगभग हर एक स्टूडेंट ने मतलब पिछले 45 दिनों में महाकुंभ के दौरान लगभग 1 से 1.25 लाख हर स्टूडेंट ने कमाई। तो सोचिए ऐसा उपकरण, ऐसी चीज़, ऐसा माध्यम या ऐसा हथियार आपके पास है कि आप चाहें तो वो जो 2.5 GB डेटा आपको मिल रहा है वो रील देखते हुए आप दबा दें कि मतलब रात में 12 बजे 2.5 GB खत्म करना है, आप उस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे तो इस इक्विपमेंट का आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग जब सीखा करते थे तो हमें प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में कैमरा था, वहाँ पे कंप्यूटर रखे थे, एडिटिंग होती थी, या वहाँ पे हम साउंड रिकॉर्ड करते थे। ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन से आप प्रयोग करके अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस या बहुत सारी फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो पहली चीज़ है कि जो मोबाइल फ़ोन है इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि हम क्यों मोबाइल जर्नलिज्म पे फोकस कर रहे हैं या इतना बड़ा पाठ्यक्रम या 5 दिनों की कार्यशाला क्यों रखी है। इसलिए क्योंकि ज़रूरी ये है कि ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है कि अगर आप ऐसा मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ भी कर रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हैं उस पर, तो बहुत कम धन खर्च करके कि एक प्रोफेशनल कैमरा जहाँ 2-2.5 लाख रुपए का आता है, उसके साथ आपको एक कंप्यूटर चाहिए जो लगभग लाख रुपए के आसपास आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल में समाहित हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी गति, कि आप तुरंत उसका प्रोडक्शन बनाकर तुरंत उसी माध्यम से, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अगर एक कैमरा लेके चलता हूँ, सर के पास एक कैमरा है, तो सबसे पहले ये इस कैमरा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के बाद इन्हें इंटरनेट चाहिए। अब सोचिए ये 3 महंगी चीज़ों को इनको कैरी करके ले जाना है कि मुझे पढ़ाने के लिए इतनी सारी चीज़ें कैरी करके लानी पड़े। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारी विविधताओं के साथ आता है, कम खर्चे में आता है कि आप उसी से चीज़ों को बना सकते हैं, उसी से चीज़ों को रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं और उसी चीज़ से आप उसको टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल जर्नलिज्म ज़रूरी है, इसलिए मोबाइल ज़रूरी है कि आपके हाथ में वो उपकरण है जिससे आप इस काम कर सकते हैं। ये सारी बातें पहले भी बताई गई हैं कि अब एक बस समझते हैं, उसके बाद हम तकनीकी पक्ष पे आएंगे जो मेरा विषय है कि मोबाइल जर्नलिज्म क्या सिर्फ इक्विपमेंट की कहानी है, या आपके पास सिर्फ सामान है या इस तरह की जो चीज़ें मैं ले आया हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, इन सब की कहानी है या कुछ इससे अलग है। तो सबसे पहले है कि आपको कहने और लिखने की कला आनी चाहिए। जैसे आप जैसे स्टूडेंट थे कुछ साल पहले, मैं भी उस तरह ही बैठा करता था और हम लोग सोचते थे कि क्या लिखें। जैसे आपके विचार आता होगा कि चलिए बहुत मोटिवेट कर दिया सर ने, आज से हमको लिखना चाहिए या आज से मुझे कुछ कहना चाहिए, क्या लिखिए। कोई बता सकता है कि क्या लिखना शुरू करें? डेली लाइफ लिखना शुरू कर सकते हैं। और कुछ
हाँ, अपने व्यक्तित्व के बारे में आप लिख सकते हैं। और कोई बात बताएगा? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के एरिया अकॉर्डिंग चूज करना। लिखने के लिए सबसे ज़रूरी, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लिखने के लिए सबसे मतलब जो सबसे बड़ी उसका जो सबसे बड़ा नियम है या जो सबसे पहली सीढ़ी है कि लिखना लिखने से आता है। आप गलत लिखें, सही लिखें, जो आपका मन करे, जैसा मैम कह रही थी कि जो भी आपका मन करे आप जो भी लिखना चाहें वो लिखें। यानी कि कहने और लिखने की कला को डेवलप ऐसे किया जा सकता है कि बस आप शुरू करें, वो आज से ही शुरू कर दें। तो उसमें सबसे पहला जो विषय है कि आपको कहने की कला आनी चाहिए। कहने की कला का मतलब है कि आपको कहने का ढंग आना चाहिए, उसकी विधा आनी चाहिए कि मोबाइल जर्नलिज्म अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कैसे कहा जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं कि एक ही विषय में, कि मान लेते हैं कि हमने फिल्म देखी आरुषि हत्याकांड हुआ नोएडा में, तो उसमें उसके लिए उसमें वहाँ पर आप देखेंगे उसकी समाचार भी लिखे गए, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, डिस्कवरी ने बनाई, और उसके साथ साथ उस पर फिल्म भी लिखी गई, फिल्म भी बनी है। तो क्या है कि ये तीनों चीज़ें एक ही विषय पर बनी, लेकिन तीनों की लिखने की कला या कहने की कला में डिफरेंस था। तो आपको कहने की कला आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा इस पर सेगमेंट है जो साक्षात्कार का, इंटरव्यू का है, कि अगर आपको इंटरव्यू कह लीजिए, जैसे कि बहुत बड़ी इसमें मोबाइल जर्नलिज्म से ही निकल कर एक विधा आई है वीडियो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट अगर आप देखते होंगे तो वीडियो पॉडकास्ट बहुत सस्ते हैं, बहुत आसान है बनाना। कि आप चाहें दो लोग मिलके, कि हम मान लेते हैं कि दो मैम के पास मोबाइल फ़ोन है, आप ये दोनों मिलके आज से ही पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट करना या मोबाइल फ़ोन से साक्षात्कार करना, ये एक दूसरी चीज़ है। आपको फिल्मांकन आना चाहिए और आपको संपादन कला आनी चाहिए, यानी कि वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जिसको जो मुझे जिम्मेदारी दी गई बताने को। देखिए, जो भी हम जर्नलिज्म की बात कहते हैं या जो भी पत्रकारिता या जिस भी फील्ड में हम हैं, किसी भी कला को, पत्रकारिता हो सकती है, हिंदी पत्रकारिता हो सकती है, रेडियो हो सकता है, फिल्म हो सकती है, मोबाइल जर्नलिज्म हो सकता है, कोई भी ये जो विधाएं हैं इनमें दो ही पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है कि उनका कलात्मक पक्ष, यानी कि क्रिएटिव जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए। और दूसरी चीज़ होती है तकनीकी पक्ष, यानी कि जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं। तो जो मुझे विषय मिला है वो उसके तकनीकी पक्ष को रखने को मिला है कि तकनीकी पक्ष कैसे है। अगर आप कुछ सवाल बीच में पूछना चाहें तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपसे पूछ लूँगा, और लंच के बाद अगर नींद आए तो भी बता दीजिएगा, पानी वानी की बॉटल आपको सप्लाई करवा दूँगा। ठीक है, तो हम तकनीकी पक्ष जाते हैं, जो मेरा विषय है, जो हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो तकनीक में जो पहली चीज़ है जो हमने पहले बात करी कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सबके पास है। तो मोबाइल जर्नलिज्म की विधा ये कहती है कि अगर आपके पास 8 MB के 8 जो मेगापिक्सल होता है उसके ऊपर का कोई स्मार्टफोन है तो आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से या टेलीविज़न में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 मेगापिक्सल के नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन जो चैनल्स हैं वो डिमांड करते हैं कि 8 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है या उसके ऊपर का कोई कैमरा है तो आप वो जो है वो एप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल उपयुक्त है आपके मोबाइल जर्नलिज्म को शुरू करने के लिए। दूसरी चीज़ कि ट्राइपॉड का नाम आपने सुना होगा। ट्राइपॉड यानी कि वो स्टैंड जिसके ऊपर आप मोबाइल या अपना जो इक्विपमेंट है उसको लगाएं, वो उसको अभी हम आगे समझेंगे। तो ट्राइपॉड जो आपने देख रखे होंगे आपके डिपार्टमेंट में। तीसरी चीज़ है कि आपके पास माइक्रोफोन होने चाहिए। माइक्रोफोन का मतलब है कि अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो एक माइक्रोफोन तो मुझे यहाँ पे इनबिल्ट मिला होगा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, एक माइक्रोफोन है, यानी कि एक माइक मेरे पास है। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने मोबाइल से मेरी दूरी थोड़ी ज़्यादा हो तो मैं कुछ अलग तरह के माइक्रोफोन्स का यूज़ करूँगा। और चौथी चीज़ है लाइटिंग टेक्निक। तो ये दोनों हैं कि अगर आपके पास नेचुरल लाइट है तो आप उसको यूज़ कर लें, और अगर नहीं है तो फिर आप एक्स्ट्रा लाइट्स की हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि मोजो के लिए स्मार्टफोन क्यों ज़रूरी है। एक वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, शायद आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। एक मोबाइल फ़ोन है, एक छोटा सा यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है। ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भारत की पहली फिल्म है, ये विशाल भारद्वाज की पहली फिल्म है और पूरे भारत की पहली फिल्म है। उसका फिल्म का नाम है फुर्सत, जो कि मोबाइल फ़ोन पे शूट हुई।
आज तक क्या था कि जो आप फिल्मों की अगर आपने कभी शूटिंग देखी हो यूट्यूब पे या कभी ट्रेलर्स देखे हो तो आप देखेंगे कि महंगे कैमरा मोबाइल जब कभी फिल्म शूट होती है तो उसके लिए हम लोग जैसे निकॉन या सोनी के कैमरा यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये कैमरा यूज़ नहीं होते, वहाँ पे एरी और रेड कैमरा यूज़ होते हैं जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास आती है। लेकिन सिर्फ उपकरण होना ही ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि कहने की कला बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फिल्म के शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें टाइप करें विशाल भारद्वाज फुर्सत तो आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। आप कहीं से जान नहीं पाएंगे कि ये फिल्म मोबाइल फ़ोन से शूट। सोचिए 4 करोड़ के इक्विपमेंट को एक मोबाइल फ़ोन में मतलब जो लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का ये आ रहा होगा जिस पे ये शूट हुई है उसमें रिप्लेस कर दिया। यानी कि आपको कहने की कला बहुत ज़रूरी है। उपकरण उतने ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा कि आपके पास 8 मेगापिक्सल का फ़ोन होना चाहिए तो पीछे एक लोग मुस्कुरा रहे थे कि अरे यार मेरा वाला तो सस्ता वाला है। तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा फ़ोन है तभी ज़रूरत है, नहीं। आपके पास आप कहने की कला आपके पास है कि नहीं। अगर विशाल भारद्वाज जी ने सोचा होता कि मेरे पास 4 करोड़ के कैमरे को हायर करने की भी क्षमता नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, तो शायद ये फिल्म कभी नहीं बन पाती। तो फिल्म अगर आप इस फिल्म को कभी देखें, अगर आपके पास मौका मिले तो आप देखेंगे कभी आप जान ही नहीं पाएंगे अगर मैं आपको बताता नहीं कि ये फिल्म मोबाइल फ़ोन से ही शूट हुई है और कोई भी कैमरा इसके अलावा यूज़ नहीं हुआ है। ये सिंगल कैमरा यूज़ होता है और सिर्फ वो शायद आईफोन 14 है प्रो जिस पर ये फिल्म शूट हो। तो सोचिए कि एक ऐसा उपकरण जो 4 करोड़ का था उसको रिप्लेस किसने किया, एक मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस किया। ठीक है, क्यों ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जो हम मोबाइल जर्नलिज्म की बात करते हैं? क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक पॉकेट फ्रेंडली है कि हम चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को कैरी करने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा बैग की ज़रूरत नहीं है। कि अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं और आप क्लास करने आए और फिर आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि जाइए और यहीं के बगल में पॉलिटिकल रैली हो रही है, उसको कवर कर लीजिए। आप जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से उसको शूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सुविधाजनक है। दूसरी चीज़ है कि हाई डेफिनेशन क्वालिटी कैमरा होना चाहिए। तो जनरली अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल जर्नलिज्म में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है आप उससे ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप बढ़ें आगे जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं या बाकी जितने चैनल्स हैं वो अब आईफोन की डिमांड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खरीदें उसके बाद शुरू करें, नहीं, आप शुरू करें और कोशिश करें कि आप उसी से अर्न कर लें। जैसे मैंने आपको सक्सेस स्टोरी में बताया कि मेरे स्टूडेंट्स के पास नॉर्मल फ़ोन था और उनका टारगेट यही था, सबने एक टारगेट मैंने फिक्स किया था कि सारे लोग जब वापस आएंगे इस बार महाकुंभ करके तो सबके पास एक आईफोन होना चाहिए। और मज़ेदार बात है कि आधी क्लास ने आईफोन खरीद लिया सिर्फ महाकुंभ के पैसे से, कि वो लोगों ने शूटिंग की और एडिटिंग करी और उसके बाद सबके पास लाख रुपए के आसपास है। तो जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो उसमें एक कैमरा अच्छा होना चाहिए जिससे आप उसे शूट कर सकें। उसके बाद मैंने बात करी कि लाइव स्ट्रीमिंग क्षमताएं होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है कि आपके पास एक नेटवर्क हो, जैसे कि आप सभी के पास शायद 5G नेटवर्क अब आ गया होगा, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है वहाँ पर। और जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ऐसा कोई है जो सोशल मीडिया नहीं चलाता है? सभी लोग चला रहे होंगे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम आप सभी चला रहे होंगे। तो एक है कि मान लेते हैं मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है, तो मैं सबसे अच्छा यूज़ करूँ कि मैं 4 घंटे रोज़ का रोज़ सिर्फ रील को स्वाइप करता रहूँ कि देखता रहूँ। और दूसरा काम हो सकता है कि मैं उसी के लिए कंटेंट तैयार करूँ। दोनों में सेम टाइम वेस्ट होगा कि आपने 4 घंटे रील देख ली जिससे आपकी अर्निंग हुई 0, और आपने एक वीडियो बना लिया जिसकी व्यूअरशिप बढ़ी और आपको वापस से पैसा मिलना शुरू हो गया। तो अगर आप सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं, यानी कि आप फेसबुक और यूट्यूब और आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो बेहतर है कि दूसरे के कंटेंट देखने से बेहतर है कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें। कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो मोबाइल जर्नलिज्म या मोजो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट कौन सा है? स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन की क्वालिटीज़ पे मत जाइए। शुरुआत करने के लिए कोई भी स्मार्टफोन, बस वो स्मार्टफोन हो वो ज़रूरी है। और मैंने आपको जैसा रिक्वायरमेंट बताई कि अगर 8-9 मेगापिक्सल के ऊपर का कैमरा है तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। कोई सवाल तो नहीं है? शायद कुछ पूछना चाह रहा था यहाँ तक, या आगे मैं आगे चलिए।
देखिए, अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे आता हूँ कि कैसे मोबाइल फ़ोन को या मोबाइल कैमराज में एंटर करते हैं कि कैमरा कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ होती है। आपने क्वालिटीज़ का नाम सुना होगा कि HD होता है, फिर फुल HD होता है या 4K होता है, ये वर्ड सुने हैं आपने? जब आप कभी आपके घरों में टेलीविज़न हुआ होगा तो आपने ये वर्ड सुने होंगे कि HD है या फुल HD है या 4K है। तो ये क्या है? ये क्वालिटी ऑफ द वीडियो है कि जो आप वीडियो शूट कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। तो जनरली अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो HD या फुल HD प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है तो आप उस पर आप मोजो के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि लेंस क्या होता है जानते हैं आप? कोई ऐसा कोई बता सकता है मुझे कि लेंस क्या है? लेंस जिससे चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। मतलब सही बताना जरूरी नहीं है, बस बताना जरूरी है कि आप कुछ बता दें मुझे कि क्या होता है लेंस। अच्छा, ये बताइए कि क्या बिना लेंस के कोई कैमरा हो सकता है? नहीं। कभी हुआ होगा, इतिहास में कभी हुआ होगा। हमारी नजरें जो है उसमें भी लेंस लगा हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा आज तक कैमरा नहीं हुआ जिसमें लेंस नहीं लगा था? जो विश्व का पहला कैमरा था उसका नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? उस कैमरा का नाम था कैमरा ऑब्सक्यूरा। क्या नाम था? कैमरा ऑब्सक्यूरा। कैमरा ऑब्सक्यूरा का मतलब यहाँ पर है ब्लैक बॉक्स। तो अगर आप उसको वापस सिंपल समझेंगे तो वो एक ब्लैक बॉक्स मतलब एक डब्बा जैसा था जो इसके अंदर अंधेरा था। और मज़ेदार बात थी कि उसके अंदर कोई भी लेंस नहीं है, यानी कि कैमरा की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पे लेंस नहीं है। लेंस क्यों होते हैं? लेंस अगर आपने 8th 9th में पढ़ा होगा तो लेंस क्या करते हैं, जो आ रही लाइट को उसकी दिशा बदल देते हैं, उसको किसी पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस क्या है कि सिर्फ आपके जो प्रकाश आ रहा है उसको केंद्रित करके एक क्लियर इमेज बनाने का काम लेंस का है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें एक सिंगल कैमरा है, मतलब सिंगल लेंस लगा हुआ है पीछे की तरफ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भी चलेगा। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है उसमें 2 लेंस लगे हुए हैं, यानी कि एक प्राइमरी लेंस होगा और जो दूसरा लेंस होगा वो कौन सा होगा? वो हो सकता है कि वाइड एंगल लेंस हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस जानते हैं क्या होता है? वाइड एंगल लेंस वाइडर चीज़ों को वाइडर दिखाता है, मतलब वाइड पर। ठीक है, अधिक दिखा सकें। वाइड एंगल लेंस जैसा इसका नाम है कि चीज़ों को वाइड दिखाने का काम करता है। अब देखिए लेंस की क्वालिटी को एक बार समझ लेते हैं कि लेंस के अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी। लेंस के अंदर 2 क्वालिटी होती है, अगर बोर होइएगा तो बता दीजिएगा। लेंस के अंदर 2 क्वालिटी होती है, पहली है उसकी लेंथ, दूरी, और दूसरी है उसका एंगल ऑफ व्यू। इससे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन, ठीक है, और मैं इससे फोटो खींचता हूँ, और मैं जो आखिरी में बैठे हुए हैं मैं उनके ऊपर जूम करूँ, अगर मैं जूम करके मैं फोटो खींचूंगा, फोटो डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है, अगर मैं इनकी फोटो क्लिक करता हूँ, जूम करके मैंने एक फोटो क्लिक कर दी, तो क्या पूरी बाकी क्लास आई क्या इसमें? नहीं आई। यानी कि पहली जो क्वालिटी है लेंस के अंदर वो है उसकी रेंज, कि अगर आप दूर तक की चीज़ों को खींचना चाहते हैं या उसकी फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप जो अगल बगल हो रही चीज़ों को छोड़ दें। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैं पूरी क्लास की फोटो खींचूँ जो कि कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है, तो क्या वो दिखाई दे रहे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं? नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि दूसरी क्वालिटी है एंगल ऑफ व्यू। तो यहाँ पर लेंस की 2 क्वालिटी है, पहली है रेंज और दूसरी है एंगल ऑफ व्यू। एंगल ऑफ व्यू कहता है कि जहाँ पर वो लेंस मौजूद है, मतलब यहाँ पर अगर लेंस है तो इससे वो अपने दाएं तरफ और बाएं तरफ या ऊपर नीचे कितना देख सकता है, किस एंगल में देख सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्वालिटीज हैं। तो हम यहाँ दूसरी चीज है कि लेंस को समझेंगे। तीसरी चीज है स्टेबलाइजेशन, एक बहुत टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड टेक्स्ट आपको छोटा हो, मैं बोल के बता दे रहा हूँ आपको, और ये पीपीटी भी मैं दे जाऊँगा सर, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं बाद में। तीसरी चीज है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन है और सभी वीडियो शूट करते हैं, सभी ने शूट किया होगा कभी ना कभी,
अगर मैं कहूँ कि आप एक वीडियो शूट करें यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन दूँ कि आप चलते हुए नीचे सीढ़ी पे उतरते हुए वीडियो शूट करें, क्या डिफरेंस होगा वीडियो के अंदर? पहला वीडियो जो होगा बिल्कुल सही, जो पहला वीडियो होगा वो स्टैटिक रुका हुआ होगा, थमा हुआ होगा, कि आपका हाथ हो सकता है थोड़ा बहुत गिर रहा हो, उतना ही रुका रहा। लेकिन दूसरी बात जब मैंने आपको टास्क दिया कि आप सीढ़ी पे उतरते समय उस वीडियो को शूट करें, तो जो हमारे बॉडी का शेक है, यानी कि जो हाथ के हिलने का जो क्रम है, वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये तीसरी क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन, कि हम स्टेबलाइजेशन क्या होते हैं ये आगे बात करेंगे। इसको यूज करके वो जो शेक है, वो जो हिलने की चीजें हैं, इनको खत्म कर सकते हैं। उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम सीढ़ी से उतरते या दौड़ते समय शूट भी करें और हमारा कैमरा हिले भी ना, तो इसके लिए इस क्वालिटी को, इस इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं? स्टेबलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इस तीन बात समझने में? और चौथी चीज है लाइट्स, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। और नेक्स्ट है इसको हम कहते हैं फोकसिंग। फोकसिंग क्या होता है, कोई बताएगा क्या? फोकसिंग क्या चीज होती है? किसी भी स्पॉट को क्लियरली अपने फ्रेम में दिखाना। बिल्कुल सही, किसी सब्जेक्ट को क्लियर करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, यानी उसकी प्रोसेस को कहते हैं फोकसिंग और उस टर्म को कहते हैं फोकस। अगर मान लेते हैं कि सर बैठे हुए हैं और इनकी हम फोटो क्लिक करें और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये फोटो फोकस में है। अगर हो सकता है कि मैंने फोटो क्लिक करी और ये ब्लर हो गए, साफ से नहीं दिखाई दी, तो हम क्या कहेंगे कि ये डीफोकस है या ये आउट ऑफ फोकस है। ठीक है, तो यानी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर करने की जो विधा है उसको हम क्या कहेंगे? फोकसिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हम समझेंगे। अब हम आते हैं मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा जो आप यूज करते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एक मेरे क्लास के बाद आप एक बार इसको एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा। सबसे पहले आती है बात यहाँ पर कि जो आपके पास मोबाइल कैमरा है उसका आस्पेक्ट रेशियो क्या है। ठीक है, एक वर्ड है आस्पेक्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि मेरे पास जो मुझे विषय मिला है वो तकनीक मिला है। तो जो जितनी भी टेक्निक्स है, अगर आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। हाँ, माइंड बेस कर लीजिएगा अगर कहीं आपको लगे कि वो कठिन हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मतलब आपने कभी वो आस्था टीवी पे कथा सुनी है कि बहुत सारे राजेंद्र जी महाराज की या मुरारी बापू की, तो वो क्या है, वो कैसेट है, वो बस ऑन होती है कि जब आपसे कहा जाए जय श्री राम तो आप बोल दें। तो वैसा नहीं कि समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। जब भी आपको लगे कि आपको पूछना है तो पूछ लीजिएगा। तो पहली चीज है कि आस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं। टेक्निक्स यहाँ पे आ रही, तकनीकी आ रही कि कैसे टेक्निक्स इन्वॉल्व है। आपके घरों में टेलीविजन है सबके पास? जी सर था पहले शायद वो बड़ा सा टीवी रहा होगा जिसकी पीठ बड़ी सी थी, बड़ा मोटा सा दिखाई देता था। जिस अभी वो दीवारों पे टंगना शुरू हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलईडी टीवी हमने कहना शुरू कर दिया। उसकी स्क्रीन पे कभी आपने ध्यान दिया था कि पहले जो स्क्रीन होती थी वो थोड़ी सी चौकोर हुआ करती थी, थोड़ी सी चौकोर होती थी। अभी जो घरों में टेलीविजन है वो क्या लंबे ज्यादा है या ऊंचे ज्यादा है? लंबे ज़्यादा, यानी कि उनकी लंबाई में वो ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप पिक्चर हॉल चले जाएं, पिक्चर हॉल में पर्दा ऊंचा बहुत बड़ा है या लंबा बहुत ज्यादा है? दोनों बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन उसकी ऊंचाई कम है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्क्रीन, वो स्क्रीन एक मोबाइल फोन हो सकती है, वो स्क्रीन एक लैपटॉप हो सकती है, वो स्क्रीन एक प्रोजेक्टर हो सकती है, वो आपके घर में टंगा हुआ टीवी हो सकता है, या कोई पिक्चर हॉल का कोई पर्दा हो सकता है। कि उस स्क्रीन की लंबाई और उसकी चौड़ाई यानी कि उसकी जो ऊंचाई है उसके बीच में जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? आस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई एक स्क्रीन है, फिर मान लेते हैं कि ये टेलीविजन है, तो उसकी एक लंबाई होगी और उसकी ऊंचाई होगी, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा? आस्पेक्ट रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो जनरली जो टेलीविजन है या जो चीज़ें हैं वो किस पे काम कर रही है? वो जो कर रही है वो 16:9, 16:9 जो आस्पेक्ट रेशियो है उस पे कर रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिए, आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबका प्रोफाइल होगा इंस्टाग्राम पे। कोई ऐसा है जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहा है अभी? नहीं चला रहा है, अच्छी बात है, मतलब अच्छा है, कम से कम अपना कुछ टाइम आप बचा ले रहे हैं, बाकी लोग तो वेस्ट ही करते हैं। मतलब मैं भी चला रहा हूँ।
तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए कल को काम करना शुरू कर दें और आपसे कहा जाए कि आप इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी करें या इंस्टाग्राम के स्टेटस के लिए कोई काम करें, तब ये 16:9 काम नहीं आएगा। तब क्या कहलाएगा? 9:16 आएगा। तब रेशियो 1:1 हो जाएगा, यानी कि उसको हम कहते हैं स्क्वायर, चौकोर। कि अगर आप इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बना रहे हैं या इंस्टाग्राम के स्टेटस के लिए कोई कंटेंट बना रहे हैं, तब आपको 16:9 यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है? 1:1, यानी कि स्क्वायर फोटोज क्लिक करें। ठीक है, तो आपको तकनीक भी आनी चाहिए कि आपको फोटो क्लिक करना है, अच्छी बात है, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म के लिए काम करने जा रहे हैं ये सबसे पहले आपको, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट का मतलब है कि ऐसी फोटोग्राफ जो इंस्टाग्राम के पोस्ट के पे जाके अपलोड होनी है, तो आप कौन सा एस्पेक्ट रेशियो यूज करेंगे? 1:1, यानी कि स्क्वायर में फोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, या आपने कोई पुरानी फोटो क्लिक कर रखी है, फिर उसको रिसाइज करके आप 1:1 पे डाल सकते हैं। सर, तो वीडियो शूट करते टाइम ही हमें रेशियो डिसाइड करना है या फिर एडिटिंग के टाइम पे भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि हम इंस्टाग्राम के पोस्ट पे ही जाएंगे, तब आप उसके लिए स्पेसिफिक यूज कर देंगे। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो वीडियो है, हो सकता है कि ये पोस्ट पे भी जाए, हो सकता है कल को ये टेलीविजन पे भी चला जाए, हो सकता है कल को ये सिनेमा में भी पहुंच जाए, तब एकदम आंख बंद करके 16:9 यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पता है, जैसे हम यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखते हैं, तो जो हमारी फोटोग्राफ जो इंस्टाग्राम के लिए ही क्लिक होती है, उनको हम सिर्फ 1:1 पे क्लिक कराते हैं। सर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 16:9, इसका नाम है वाइड स्क्रीन, यानी कि जो चीजें लेफ्ट और राइट है वो ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि आपके पास ऊंचाई कम है और लंबाई में वो चीजें ज्यादा दिखेंगी। तो डिफरेंस ये आएगा कि अगर हम 16:9 पे वो काम कर रहे हैं, तो जो हमारा फ्रेम है वो लंबा जाएगा। ठीक है, और अगर आप वही चीज स्क्वायर में कर रही हैं, अगर आप 1:1 पे जा रही हैं, तो वो जो साइड की चीजें हैं वो हट जाएगी। ठीक है, अगर आप यही चीज सिनेमा के लिए डाल देंगे, तो सिनेमा में और ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो ये जो वाइडनेस है, जो चीजों वाइड मतलब मान लेते हैं कि ये पूरी टेबल मुझे कवर करनी है, तो ये 1:1 में अलग तरह से कवर होगी और 16:9 में अलग तरह से कवर होगी। सर, तो अगर हमने 16:9 बारे में अगर रिकॉर्ड किया है एंड देन उसे 1:1 में मैं उसे एडिट कर रही हूँ, तो डिफरेंस होगा या फिर जैसे है वैसे ही मतलब आ जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है कि अगर 16:9 में मैंने फोटो क्लिक कर ली, मान लेते हैं ये 5 लोग जो बैठे हैं फर्स्ट और पहली रो में, इनकी फोटो मेरी 16:9 में है। ठीक है, अगर मुझे अब इसे कन्वर्ट करनी है 1:1 में, तो आएगा क्या? जैसे ही मैं किनारे से क्रॉप करूंगा, वैसे ही ये 2 लोग इधर से और 1 लोग उधर से कट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि वो ना हटे, तो क्या है कि सबकी फेसेस छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फोटो को श्रिंक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म पता है, तो आप फिर उस हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो ले लीजिए। नहीं पता है तो 16:9। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब जो यहाँ पर आ रही है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा एक मोबाइल फोन, जिसको हम कहते हैं शूटिंग मोड्स। ठीक है, कि आप लैंडस्केप में शूट कर रहे हैं, जिसे आप करते भी होंगे कि आप कैमरा को क्षैतिज पकड़े हुए हैं या अपने पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा कर किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आपसे कहा जाए कि अभी जाइए और इंस्टाग्राम की रील के लिए एक वीडियो शूट करके आए, आप कैमरे को सीधा रखेंगे या तिरछा रखेंगे? सीधा रखेंगे। अगर मैंने मान लिया कि मैंने तिरछा ही शूट कर लिया और मुझे चाहिए थी रील, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि चीजें जो है ऊपर और नीचे से क्रॉप हो जाएंगी। मैंने कहा कि अभी जाइए, कल को असाइनमेंट मिला कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करनी है जो कि टीवी पे या प्रोजेक्टर पे चलेगी। अब आप कैमरे को सीधा रखेंगे या तिरछा? तिरछा। अगर तब आपने सीधा कर दिया इसे, तो क्या दिक्कत आएगी कि आप उसको कभी भी इस एस्पेक्ट रेशियो में फिट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी मोड, कि आप कैमरे को शायद मतलब आपने सीधा पकड़ा हुआ है या तिरछा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं। कि अगर आप उसको रील के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, कि आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो सिर्फ रील के फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो आप
तो आपका मोड कुछ और होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो यूट्यूब के लिए जाए तो फिर वो जो है वो आपका मोड कुछ और होगा। जैसे यूट्यूब में भी बात करते हैं कि यूट्यूब वीडियो पे अपलोड जब आप यूज़ करते हैं तो इस तरह शूट करेंगे, और जब आप YT शॉर्ट के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि जो यूट्यूब पे रील्स शूट होती है, रिकॉर्ड होती है, वो हमेशा सीधे तरह से रिकॉर्ड। तीसरी चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं अब जो यहाँ पर, वो है कॉम्पोजिशन रूल। क्या आपने फ्रेम्स या शॉर्ट्स पढ़े, लॉन्ग शॉर्ट, मिड शॉर्ट, स्ट्रीम स्ट्रीम लॉन्ग शॉर्ट, ये सबने पढ़ रखे होंगे। क्यों इतना डिफरेंस रखा गया कि स्ट्रीम लॉन्ग शॉर्ट रखा गया, क्लोज शॉर्ट, एक ही शॉर्ट पे क्यों सारी बातें नहीं कहती? हर फ्रेम अलग अलग स्टोरी कहती है इस वजह से। हर फ्रेम अलग अलग स्टोरी कहती है। और कोई कुछ बता सकता है क्या कि मैंने स्ट्रीम लॉन्ग शॉर्ट भी रखा, लॉन्ग शॉर्ट भी रखा, मिड लॉन्ग शॉर्ट भी रखा गया, क्यों ऐसा रखा गया? अरे गलत ही बता दो। अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेने से थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन उसमें बना रहता है। एक फ्रेम में देख के वो मतलब वो इंटरेस्ट कंटिन्यूस नहीं बना रहता। इंटरेस्ट कंटिन्यूस नहीं रहता, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई बात कोई बताना चाहेगा? सही बताना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी है। तो अगर आपको कुछ भी लगता है आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। शॉर्ट्स इस वजह से रखे हैं कि जैसे कोई आपको टीचर कोई जैसे आपको माउंटेन्स दिखाने हैं तो उसके लिए आप वाइड शॉट यूज ठीक करेंगे, है। बट व्हेन यू हैव टू कैप्चर इमोशन यू विल यूज क्लोजअप शॉट। बिल्कुल सही। देखिए सिर्फ दो ही चीजें हैं यहाँ पर, शॉर्ट्स के वेरिएशन रखे क्यों गए हैं, इंपॉर्टेंट बात है। बैठे प्लीज। दो ही चीजें हैं। पहली चीज है जिसको हम कहते हैं डिटेल्स, यानी कि जानकारियाँ। दूसरी चीज है जिसे कहते हैं इमोशंस, यानी कि वो जो भाव है। अगर आप जानकारियों पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि ये क्लासरूम कैसा दिखता है, पर्दे किस तरह टंगे हैं, टेबल पे सब और कौन से बैठे हुए हैं, कहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, आप जानकारियाँ ज़्यादा देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक वाइड शॉट या स्ट्रीम लॉन्ग शॉट या लॉन्ग शॉट की तरफ जाएंगे। आपको ये दिखाना है कि साहब जो लंच में डब्बा मिला था उसको खाने के बाद पीछे वाले साहब 2 झपकी मार चुके हैं, तो आप कौन सा शॉट यूज करेंगे? तब आपको स्ट्रीम क्लोजअप या क्लोजअप की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास भावनाएं ज़्यादा हैं, आपके पास आप कुछ दिखाना चाहते हैं, इमोशंस को शो करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? क्लोज शॉट की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो वेरिएशन बनाए गए हैं ये जानकारियों से शुरू होते हैं और भावनाओं पे खत्म होते हैं। कि बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, स्ट्रीम क्लोजअप यूज कर दीजिए। कि अक्सर ये एक चीज़ कही जाती है कि टेलीविज़न इज़ द मीडियम ऑफ क्लोजअप्स, कि आपके घरों में आपकी माताएं, आपकी चाचियाँ सास बहू वाली सीरियल्स देखती होंगी क्या? हाँ, आप भी कभी लगे हाथ देख लेते हैं कि चलो 2 सीरियल हम भी निपटा देते हैं। उसमें आप कभी भी देखिएगा, आप कभी आगे जाएं और देखें जाके कि कभी भी सास ने बहू को डांटा तो बहू हमेशा स्ट्रीम क्लोजअप में ही रोती, स्ट्रीम लॉन्ग शॉट पे नहीं रोती। क्यों ऐसा होता है कि वो एक्सट्रीम क्लोजअप पे रो रही है? क्योंकि इमोशंस अच्छे से दिखते इमोशंस हैं को कैरी करने के लिए, कि अगर वो स्ट्रीम क्लोजअप में दिख गई रोते हुए तो 100% ये है कि उसकी जो ऑडियंस है, कि आपकी जो माताएं हैं, आपकी चाचियां हैं, वो रोना शुरू कर देंगी। तो ऐसा होता था कि मेरे घर एक बार क्या हुआ कि मतलब बहुत पहले की बात है, एक सीरियल आया करता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें जो उनके पति देव थे उनका नाम था मीर ईरानी। मैं कॉलेज में था उस समय, ग्रेजुएशन में, आपकी जैसे ग्रेजुएशन में था। घर पहुंचा तो देखा कि बड़ा मातम से छाया हुआ था, तो हमको लगा कि कोई गांव में लग रहा है, निपट गया। देखिए सब एकदम अधीर होके रो रहे हैं। हमने भूख लगी थी, कहा भैया खाना दे दो, तो उन्होंने कहा कि खाना आज नहीं बनेगा, आज मिहिर मर गए। तो हमको लगा कि भैया कोई रिश्तेदार होंगे हमारे, तो हम निकल गए। हम कहे चलो निकल, थोड़ी देर बाद फिर आए। मैंने कहा कि मिहिर तो याद नहीं आ रहा है, कौन है? कह रहे हैं मिहिर ईरानी मरे हैं। बाद में पता चला कि सब सीरियल में थे, 3 दिन तक खाना नहीं बना। और चौथे दिन खाना बना इसीलिए क्योंकि एकता कपूर ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया, चौथे दिन जिंदा भी हो गया। तो क्या है कि वो क्यों इमोशंस कैरी होते हैं? वो इमोशन इसलिए कैरी होते हैं क्योंकि हम स्ट्रीम क्लोजअप की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको भावनाएं दिखानी है तो क्या यूज कर दीजिए? क्लोजअप शॉट, स्ट्रीम क्लोजअप दिखा दीजिए। आपको जानकारियां दिखानी है, क्या यूज कर दीजिए? आप यूज कर दीजिए लॉन्ग शॉट, स्ट्रीम लॉन्ग शॉट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड चीज आती है, यहाँ पे शॉर्ट्स की बात हो रही है, एक सेकेंड प्रिंसिपल है इसमें, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड, ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुन रखा होगा। रूल ऑफ थर्ड, अगर आप देखेंगे आपके पास ये मोबाइल फोन में भी ये दे रखा है, उसका नाम होता है आपके मोबाइल फोन में ग्रिड लाइन। ठीक है, कि जो पूरा मान लेते हैं कि ये आपकी स्क्रीन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन है, तो इसमें लाइंस खिंच जाती है, 2 सीधी लाइंस और 2 बेड़ी लाइंस खिंच जाती है, ग्रिड लाइन कहते हैं। मोबाइल फोन में इसका नाम होता है ग्रिड लाइन। वैसे क्या है? रूल ऑफ थर्ड नाम रखा गया है।
क्यों यूज होता होगा रूल ऑफ थर्ड? सर मैं आपको कीप सब्जेक्ट सर कि हमको फ्रेम में सब्जेक्ट बिल्कुल सही। प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए रखा गया है रूल ऑफ थर्ड, कि हम उसमें कहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रखें, अपने सब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, इसको कौन बताता है? इसको बताएगा रूल ऑफ थर्ड। आप सभी पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्लिक कराने जाते हैं? जी सर। सभी ने गए हो, सभी फॉर्म भरना होगा, हम भी जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, ये आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, आपका फेस कहाँ पे होगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पे? बीच में। सेंटर में, हाँ? हमेशा सेंटर में। कोई ऐसी किसी के पास फोटो है जिसमें फोटो में फेस उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा? ऐसा है किसी के पास? पूरे भारत में शायद सबके पास फोटो जो होगी वो यहीं पे होगी। क्यों ऐसा रखा गया? क्योंकि रूल ऑफ थर्ड ये कहता है कि ये जो लाइंस खींच रही हैं, अगर आप दो सीधी लाइंस और दो बड़ी लाइंस खींच दें तो इसके बीच वाला जो स्क्वायर होता है यहीं पे वो हमेशा ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को हम रखते हैं, ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसा ही करते हैं क्या? कोई क्रिएटिव फोटो करेंगे तो हमेशा बीच में ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे? नहीं, हम उसकी प्लेसमेंट को चेंज करते हैं। और चेंज कब कैसे करते हैं? कि हम कोशिश करते हैं कि वो जो लाइंस है, जो हम जिस लाइंस की बात कर रहे हैं, उस लाइंस के किसी ना किसी पॉइंट को वो टच कर रहा हो जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो ये मतलब ये जो गोल्डन लाइन रूल्स होता है, इसमें कहीं ना कहीं उसको टच कर रही हो। तो ये दूसरी चीज़ है कि जब आप मोबाइल जर्नलिज्म में जाएं तो प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट को कैसे करेंगे? रूल ऑफ थर्ड पे करेंगे। शॉर्ट्स में तीन चीज़ें होती हैं। जब आप शूटिंग करें कल को, मेरे पास टेक्निकल है इसलिए मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है शॉट साइज, दूसरा है शॉट एंगल, और तीसरी चीज़ है शॉट का रूम। कौन कौन सी? साइज, एंगल एंड रूम। पहली चीज़ हो गई साइज, इसके बारे में हमने बात कर ली कि वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होगा, लॉन्ग शॉट होगा, मिड शॉट होगा, क्लोजअप होगा। दूसरी चीज़ है, अब आती है बात एंगल। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सेल्फी लेते हैं कि चार दोस्त यहाँ से बाहर निकले और हमको ग्रुप की सेल्फी लेनी है, तो हाथ हमारा कहाँ जाएगा? नीचे? हमेशा हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर। हमेशा ऐसा होता है कि हम 5 लोग का ग्रुप होगा, हमने कहा कि चलो सेल्फी ले लेते हैं, तो सबसे आगे वाला जिसके पास अच्छा फ़ोन है कि भैया सेल्फी ले लो, तो हाथ हमेशा ऊपर कर देगा। यानी कि क्या होगा? अच्छा आपके पास है तो क्या होगा कि आप किस एंगल को यूज़ कर रहे होंगे? ये कौन सा एंगल होगा कि जब आप अपने हाथ को ऊपर उठा के शूट करेंगे? हाई एंगल शॉट। देखिए क्या होता है कि हमारी आंखें हैं, हमारी आंख से एक इंडिविजुअल लाइन खींच लीजिए कि मान लेते हैं कि ये सब के पास मोबाइल फ़ोन है और ये बिल्कुल मेरे आंख के सामने लेंस रखते हैं या मोबाइल रखते हैं, तो इसको हमने क्या कहा? आई लेवल, ठीक है? आई लेवल शॉट्स होते हैं। तो ये क्या है? आई लेवल शॉट क्या होता है कि अगर आप कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते, आप आई लेवल शॉट ले लीजिए। दूसरी चीज़ है कि लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट क्या करता है? पावरफुल दिखाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को पावरफुल दिखाने का काम करता है। कि आपने देखा होगा कि बाहुबली में कटप्पा की एंट्री होती है, भल्लाल देव की एंट्री होती है, किसमें होती है? हमेशा लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट में, ठीक है जी सर। अगर आप ऑब्जेक्ट के पावर को गिराना चाहते हैं, क्या यूज कर देंगे? लो एंगल शॉट, हाई एंगल शॉट। कि अगर आप हाई एंगल शॉट यूज करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि शोले देखी आपने? जी सर। शोले, और कोविड के दौरान आपने दूरदर्शन पे आ रहा रामायण भी देखा होगा कि जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तो कभी अगर आपको दोबारा यूट्यूब पे जाके देखने का मौका मिला तो देखिएगा कि जब रामानंद सागर वाले रामायण में भगवान राम को दिखाया गया, हमेशा उनके लिए लो एंगल शॉट यूज किया गया कि हमेशा कैमरा कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनकी आंख से नीचे रहता था। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहे थे कि भगवान राम का जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर वो है वो ज़्यादा प्रेशर डालना था और उनके पावर को इन्हेंस करना था। तो क्या यूज़ किया गया? लो एंगल शॉट। लेकिन वहीं पे जब सिप्पी साहब शोले बना रहे थे, उनको दिखाना था गब्बर सिंह को और उन्होंने यूज़ कर दिया लो एंगल शॉट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज तक भारतीय सिनेमा में कभी विलेन के लिए लो एंगल शॉट यूज़ ही नहीं किया गया था। तो सिप्पी साहब का जवाब ये था कि ये हीरो या विलेन के लिए नहीं बना है,
ये उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के पावर को दिखाने के लिए है कि अगर आप शोले फिल्म देखेंगे तो भले ही जय वीरू आखिरी में जीत गए हों, लेकिन पूरे 3 घंटे की फिल्म में ज़्यादा पावरफुल कौन था? गब्बर सिंह था। तो गब्बर सिंह के लिए जब भी शॉट यूज़ किया, कि आपको याद होगा कि होली कब है या कितने आदमी थे, तो कैमरा हमेशा उसके आई लेवल से नीचे की तरफ था। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये दिखाना चाहते थे सिर्फ साहब कि वो जो पावर है उस गब्बर सिंह का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये जो हम सेकंड चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एंगल के बाद एंगल हमने पढ़ा, और तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी, तो पहला शॉर्ट साइज पढ़ लिया, दूसरा यहाँ पे एंगल पढ़ लिया, और तीसरी चीज़ है उसको हम कहते हैं रूम। रूम वर्ड जानते हैं क्या है? वैसे आपने रूम कमरा वाला देखा होगा। रूम यहाँ पर कहने का मतलब है कि नोज रूम और हेड रूम। ठीक है, यानी कि सर के ऊपर जो हम फ्रेम में जगह छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेड रूम। और अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट किसी साइड में अपने लेफ्ट या राइट देख रहा है, तो हम उसके जिस तरफ वो देख रहा है उसकी तरफ जो जगह छोड़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे? लुक रूम। कि जिस तरफ देख रहा है, अगर वो लेफ्ट या राइट में देख रहा है तो जिस तरफ वो देख रहा है उसको हम क्या, कौन सी जगह छोड़ेंगे, तो क्या कहेंगे? लुक रूम। या फिर मैं मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मूव करके जा रहा हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन से आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो मैं जिस तरफ मूव कर रहा हूँ मेरे आगे की तरफ आप एक जगह छोड़ेंगे, उस जगह को हम कहेंगे लीड रूम। तो यहाँ पे 3 तरह के रूम्स हमने समझे कि अगर हम सर के ऊपर जगह छोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? हेड रूम। अगर मैं लेफ्ट या राइट देख रहा हूँ और आप मेरे लिए वीडियो कर रहे हैं और उसकी जगह छोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? लुक रूम। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स जिस तरफ वो मूव कर रहा है, वो कोई कार हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, तो जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसके आगे की तरफ जो जगह छोड़ेंगे उसको हम कहेंगे लीड रूम। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली कि शॉर्ट में 3 चीज़ें होती हैं, साइज होता है, उसका एंगल होता है और उसका रूम होता है। दूसरी चीज़ हमने समझी कि जो ये आस्पेक्ट रेशियो हमने समझ लिया कि आस्पेक्ट रेशियो किस तरह काम करता है। हमने मोड समझ लिए कि हमको कैमरा सीधा रखना है किस प्लेटफॉर्म के लिए और कैमरे को गिरा देना है किस प्लेटफॉर्म के लिए, कि हमको इंस्टाग्राम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं या हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, ये चीज़ें रखना है। ठीक है सर, जरा एक बार बीचों बीच में आ जाइए फोटो।